नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय टीचिंग पर। आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2026 एग्जाम को लेकर सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 हमारे अतीत अध्याय 1 होगा। पहला अध्याय यानी क्या, कब, कहाँ और कैसे, टॉपिक वाइज हम इसको करेंगे। शॉर्ट थ्योरी नोट्स प्लस MCQ निचोड़, जिससे कि बेसिक से एडवांस तक की हमारी तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। पहला टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। तो यह है कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों का विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उसके बाद है फिर उत्तर फिर है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके बाद है फिर की गई थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। उसके बाद है उपमहाद्वीप और देश के नाम। दक्षिण एशिया जो कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी।
किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिर और विहार में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। फिर है लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। फिर है पुरातत्वविदों जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है टॉपिक है अतीत एक या अनेक। फिर है अतीत एक या अनेक। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। फिर है उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। फिर है तिथियों का मतलब। अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। एडी हिंदी में ईसवी, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। फिर है सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी यानी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य भी बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। फिर है अन्यत्र यानी मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेट्टा नाम का
रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में, जिसे कारतूस कहा जाता है, अंकित किया जाता था। अब है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। यानी कृषि का आरंभ हुआ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 ईसा पूर्व। तो ये थी इसकी शॉर्ट थ्योरी नोट्स। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। महत्वपूर्ण हम प्रश्न इसके बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरदर पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, तो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से किस स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है केवल 1 और 4, दूसरा है 2 और 3, और केवल 1, 2, 3, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सब जगह से ही मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। तो देखते हैं, यह है भारतीय उपमहाद्वीप में नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरधर की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों से मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः विकल्प डी सही है। तो उत्तर होगा इस प्रश्न का उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। इसमें है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। ये बात सही है। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरदर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये भी बात सही है। फिर है, भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो तीनों कथन सही हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्तर डी, उपयुक्त सभी। तो ये कह रहा है कि लाखों वर्ष पूर्व से ही लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरदर पहाड़ियों में से रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो इस प्रश्न का होगा उपयुक्त सभी। तीनों कथन सही हैं। इसके बाद है फिर तीसरा प्रश्न। निम्न 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है ए, दक्षिण एशिया को पराय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये बात सही है। फिर है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा उसकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। तो ये भी कथन सही है। यानी दोनों कथन और कारण, यानी कारण भी सही है और कथन भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ये और कारण आर कथन
ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया को पराई उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दक्षिण भारत एक उपमहाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे पराय उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो कथन ए इसका सही आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, तो ये बात सही है। फिर है गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, तो ये बात भी सही है। तो यानी कथन 1 और 2 दोनों सही होंगे, 1 एवं 2 दोनों सही हैं, तो सही उत्तर का चयन कीजिए, दोनों ही होंगे। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इसकी। तो यह है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो यह निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुई है? तो वो है मगध राज्य की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। गंगा के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मगध राज्य। फिर है प्रश्न संख्या 6। इसमें है भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्रकट होता है, तो ये साक्ष्य प्रकट होता है गंगा एवं इसकी सहायक नदियों किनारे यानी 2500 वर्ष पूर्व, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद है फिर प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, तो ये कथन गलत है। 3000 लगभग 3000 वर्ष तो पूर्व नहीं होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया। फिर है भरत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया था, तो भरत नाम का प्रयोग इस उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया गया था, भूमि प्रदेश के लिए नहीं किया गया था, ये भी गलत है। तो न तो सही उत्तर का चयन कीजिए, तो न तो 1 और नहीं 2, तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसलिए उत्तर डी होगा। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, न कि भूमि प्रदेश के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो वह शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों
पुस्तकें जिनको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन भाषा के मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? तो पहला है कथन है, तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एन्नो डोमिनी होता है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो सही है। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द BCE का पूर्ण रूप बिफोर क्राइस्ट एरा होता है। तो ये क्राइस्ट नहीं होता है, तो ये क्राइस्ट गलत है। बिफोर कॉमन एरा होता है, यानी बिफोर कॉमन एरा होता है, तो ये होगा कॉमन एरा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए। तो सही उत्तर का चयन होगा केवल एक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एन्नो डोमिनी होता है। यह दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जबकि BCE का पूर्ण रूप है बिफोर कॉमन एरा होता है, न कि बिफोर क्राइस्ट एरा। अतः प्रश्नगत कथन एक सही है। तो ये क्राइस्ट नहीं कॉमन होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची एक है BC, AD, BCE और CE, और सूची दी गई है बिफोर कॉमन एरा। तो यानी BCE, फिर है इसके बाद है बिफोर क्राइस्ट और एन्नो डोमिनी, यानी BC होगा बिफोर क्राइस्ट, BC होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी ए का होगा 3। उसके बाद है B, AD का होगा एन्नो डोमिनी, ये AD होगा, यानी इसका हो गया 4, 3 4। फिर उसके बाद है बिफोर कॉमन एरा होगा BCE, तो यानी C का हो गया पहला। फिर है D, ये हो गया, D का होगा कॉमन एरा, तो ये होगा 2, यानी 3 4 1 2। तो 3 4 1 2, तो ये हो गया 3 4 1 2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यानी BC हो गया बिफोर क्राइस्ट, AD होगा एन्नो डोमिनी, BCE होगा बिफोर कॉमन एरा और CE होगा कॉमन एरा। तो इस प्रकार उत्तर सी यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है पांडुलिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पांडुलिपियाँ सदैव ताड़पत्रों अथवा विंध्य क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये लिखी जाती थी। फिर है, तो ये बात गलत है। विंध्य क्षेत्र में नहीं, ये विंध्य क्षेत्र में नहीं, तो ये होगा हिमालय क्षेत्र।
फिर है केवल धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा मिलती है, तो ये भी बात गलत है। केवल गलत है, धार्मिक नहीं, बहुत सारी चीज़ों की राजाओं के जीवन औषधियों के बारे में मिलती है। फिर है प्राय पांडुलिपियाँ मंदिरों अथवा विहारों से प्राप्त होती हैं, तो ये बात सही है। इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, तो ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो सही उत्तर का चयन कीजिए, तो होगा केवल 3 और 4। उसके बाद है फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है तथा कुछ नष्ट कर दी गई है। अतः पांडुलिपियों के लिए दिए गए कथन 3 और 4 सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। उसके बाद है फिर प्रश्न संख्या 12। अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये भी बात सही है। फिर है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग नहीं मिलता है। आरामिक भाषा का प्रयोग मिलता है। फिर उसके बाद है ब्राह्मी का प्रयोग नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर का चयन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ऑप्शन बी केवल 1 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 13, जिसमें है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ऐसे लेख सदैव काष्ठ जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो ऐसे अभिलेख काष्ठ जैसी कठोर सतह पर मिलते हैं। काष्ठ, तो ये बात गलत है। सदैव 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 काष्ठ जैसी तो गलत है। उसके बाद है फिर केवल राजाओं तथा रानियों ने ही अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुषों ने भी, राजा के अतिरिक्त स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण कराया था। तो दोनों ही कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2 इसका आंसर होगा। तो दोनों ही कथन गलती हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है अभिलेखों के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अभिलेखों पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, न कि सदैव काष्ठ पर। कभी कभी शासक अपने अन्य लोगों, न कि केवल राजा और रानी, अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो उसके बाद है प्रश्न संख्या 14। यह पुरातत्वविदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है पुरातत्वविद, तो ये बात सही है। फिर है ये इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ये बात भी सही है।
फिर है ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, तो ये बात भी सही है। जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ये बात भी सही है। जले हुए रूप में बचे अन्न के दानों से लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये बात भी सही है। यानी इस कथन के सभी ऑप्शन ठीक होंगे, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी कथन सही हैं। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, पुरातात्विदों के संदर्भ में दिए गए उपयुक्त सब कथन सही, सभी सही कथन सही हैं। पुरातात्विद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जले हुए रूप में बचे हुए अन्न के दानों से लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 15। ये है कि नीचे दिए गए कथनों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे के कारण कहा गया, दूसरे कारण आर कहा गया है। तो यह है कथन ए, इतिहासकार तथा पुरातात्विद जासूसी की तरह होते हैं, तो ये बात सही है। फिर है कारण है, ये सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये बात है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। ये कह रहा है कि इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतः कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए। अब है प्रश्न संख्या 16। इतिहासकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये बात सही है। फिर है इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, तो ये बात भी सही है। तो कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। तो इतिहासकार के संदर्भ में दिए गए उपयुक्त दोनों कथन सही हैं, क्योंकि पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, तो दोनों ही कथन सही हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है कृषि का प्रारंभ। तो कृषि का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व, यानी ये का हो गया 2। फिर है सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था, ये था 4700 वर्ष पूर्व, यानी इसका हो गया पहला। फिर है गंगा घाटी में नगरों का उदय कब हुआ? तो गंगा घाटी में नगरों का उदय हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया तीसरा। फिर है वर्तमान समय है 2000 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया चौथा।
यानी ए का हो गया दूसरा और बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ये दिए गए हैं विकल्प, यानी पहले ए का दूसरा, तो ए की ऑप्शन है, तो यह है ऑप्शन सी। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृषि का प्रारंभ हुआ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व और गंगा घाटी में नगरों का उदय हुआ 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान समय 2000 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो किया जाता है कार्बन 14 पद्धति से, यानी कार्बन 14 पद्धति से। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेषों की प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति या विधि से करते हैं। कार्बन 14 पद्धति से को ही रेडियो कार्बन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के माध्यम से खुदाई में मिली वस्तुओं के समय का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करते हैं? तो वो पर्वत है विंध्य पर्वत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो यह है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्यन पर्वत अलग करता है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। सुदूर दक्षिण के मैदानों में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विंध्य पर्वत। अब है प्रश्न संख्या 20। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, ये मिलता है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डी हवा से मिलता है। विंध्य पर्वत के उत्तर पूर्व तथा ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा एवं चोपनी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल यानी धान उपजाया जाता था। तो ये थे टॉप 20 MCQ, जिसमें हमने पढ़ा थ्योरी के साथ साथ MCQ, जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने इसमें पढ़े हैं शॉर्ट थ्योरी, हमने इसके अंतर्गत पढ़ी है, थ्योरी नोट्स और MCQ निचोड़। तो हमने एक ही वीडियो में दोनों चीज़ कवर कर ली हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।